हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप एवरीथिंग इज जस्ट फाइन। ये बीटीटीएच फिल्म एम्पर नोबल का एपिसोड नंबर 215। पिछले एपिसोड में जियान ने ब्रेक थ्रू किया था 7 स्टार दूरी की मिडिल स्टेज में, फिर उस ब्लड रिवर पॉइंट की और भी गहराइयों में चला गया था। हालांकि उसकी जर्नी बहुत डिफिकल्टी से भरी रही थी, क्योंकि इस ब्लड रिवर पॉइंट की एनर्जी एकदम ठंडी होती है। स्पेशली वो घुसली और जियान को बहुत परेशान कर रहा होता है। अच्छी बात है कि उसे दिलासा दे रहे थे सोल ईटर लॉर्ड। जियान फाइनली अपनी लिमिट्स को पुश करता है और वो पहुंच जाता है 1000 मीटर की गहराई में। इसी पर उसका सोल रियल में एकदम कांपने लगता है और ये फीलिंग जानी पहचानी थी। चलो इस एपिसोड की स्टोरी को यहीं से आगे बढ़ाया जाए। ब्लड रिवर के पॉइंट की तरफ देखते हुए जियान के चेहरे पे बड़ा सा शॉक होता है। जियान बोलता है सोल फाइटिंग टेक्निक की फ्लक्चुएशंस है। अभी सोल ईटर लॉर्ड और जियान दोनों ही देख रहे होते हैं एक ऑब्जेक्ट को जिसका आकार 5 मीटर का होगा। ब्लड रिवर पॉइंट का ये बॉटम, यहाँ चारों तरफ डार्कनेस के अलावा और कुछ मौजूद नहीं होता है। वहाँ भी चीज अपने पास डार्कनेस को नहीं आने देती। वेल एक्चुअली में छोटा सा एरिया था, इसके अंदर दो चीजें दिखाई दे रही थी। लेफ्ट में होता है एंशिएंट स्क्रॉल, जिसे हल्की आसमानी रोशनी ढक रखा होता है। इसे ढक रखा होता है एक टेरिफाइंग सोल ऑरेन है, जो जियान को भी चिल फील करवा रहा था। वहीं पर राइट साइड होती है एक लाल रंग की घंटी। ये हाथ के बराबर की ब्लड रेड बेल अपने चारों तरफ एक eerie सिनिस्टर प्रेजेंस को रखती है। इन दोनों को देख के सोल ईटर लॉर्ड और जियान दोनों साथ में बोलते हैं सोल फाइटिंग स्किल ब्लड रिवर बेल। स्पेशली अभी जियान की आंखें फ्लिकर कर रही थी। उसने स्क्रोल में से वो टेरिफाइंग पावर सेंस करी होती है, जो बताती है इसके और सोल पावर के बीच के कनेक्शन के बारे में। लेकिन इस ब्लड रिवर बेल के बारे में जियान काफी कंफ्यूज फील कर रहा था। वो कहता है ब्लड रिवर बेल, ऐसा क्यों लग रहा है कि इस नाम को मैंने पहले और कहीं सुना हो। इसी पर सोल ईटर लॉर्ड की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। वो पहले तो काफी समय तक हंसते रहते हैं, फिर वो कहते हैं लड़के, मैं सोचा नहीं था कि हमें ऐसा ट्रेजर मिलेगा। लगता है हमारी ट्रिप बर्बाद नहीं गई है। जियान पूछता है सीनियर, लगता है आपको इस चीज के बारे में पता है। सोल ईटर लॉर्ड उसे कुछ छिपाते नहीं है, वो डायरेक्टली बोलते हैं ये ब्लड रिवर बेल घोस्ट वर्ल्ड के 12 इविल सोल्जर्स में से एक है। इसे तुम उनमें से लास्ट भी कह सकते हो। फाइनली अब जियान को रियलाइजेशन हुई थी। उसके मास्टर अंकल गोल्डन डैकिंग ने उसे इन आर्टिफैक्ट्स के बारे में पहले ही बता रखा होता है। जियान कहता है घोस्ट रियल्म के 12 इविल सोल्जर्स में से आखिरी, बेसिकली लास्ट होती है इसकी रैंक। सोल ईटर लॉर्ड बोलते हैं बस इसकी आखिरी रैंक की वजह से इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर इसकी फाइटिंग पावर की बात करी है तो 10th रैंक के सोल डिवावरर को भी इसे कंपेयर नहीं किया जा सकता है। अभी जियान को कुछ और याद आता है। वो कहते हैं ओ हाँ, इस चीज को एक फॉर्मेशन बेस्ड वेपन भी कहा जाता है। सोल ईटर लॉर्ड एक्साइटमेंट से भरी आवाज में बोलते हैं हाँ, ये ब्लड रिवर बेल ब्लड रिवर मैप को अनलीश कर सकती है। ये एक ऐसी फॉर्मेशन है, इसे ट्रू किलिंग डोमेन कहना गलत नहीं होगा। तुम बस ये समझ लो कि अगर ये चीज एक 1 स्टार दोशियन घोस्ट कल्टिवेटर के हाथ में लग जाती है तो इससे बड़ी आसानी से पूरे ज़ॉन सेंटिन को खत्म कर सकता है। जियान फिर से शॉक हो गया था। वो पूछता है क्या सच में, क्या बस एक 1 स्टार दोशियन घोस्ट कल्टिवेटर इसे सच में पूरे ज़ॉन सेंटिन को चैलेंज कर पाएगा? सोल ईटर लॉर्ड कहते हैं एग्जैक्टली, इस ब्लड रिवर ने न जाने कितनी ब्लड एनर्जी को ऑब्जर्व किया है। इसे एक बार एक्टिवेट करने पे ये हजारों किलोमीटर के दायरे को ढक सकती है। फिर जब तक इसके ऊपर कोई 3 स्टार दोशियन एक्सपर्ट हमला नहीं करता तब तक ये बेल बिल्कुल हिलने वाली नहीं है। और आज के ज़ॉन सेंटियन में मैं किसी भी उस लेवल के एक्सपर्ट को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। जियान कहता है क्या टेरिफाइंग ट्रेजर है। खासकर ब्लड रिवर बेल के फॉर्मेशन बेस्ड आर्टिफैक्ट होने की वजह से ये उसके लिए बेशकीमती होती है। जियान सोच के खुश हो ही रहा होता है, तभी सोल ईटर लॉर्ड उसकी खुशियां छीन लेते हैं। वो हंस के बोलते हैं ही लेकिन ये ब्लड रिवर बेल तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, तुम उसके बगल में स्क्रोल को देखो। लेकिन जियान भी आसानी से मूर्ख बनने वालों में से नहीं था। वो स्माइल के साथ बोलते हैं सीनियर, मैं जानता हूँ कि आप क्या करना चाहते हो। तुरंत ही सोल ईटर लॉर्ड की हंसी सूखी हो जाती है। वो अहम करके बोलते हैं लड़की तो इतना शक्की क्यों है। वो स्क्रोल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके अंदर एक एक्सट्रीमली पावरफुल सोल टेक्निक होगी, और क्योंकि हाल ही में तुम्हारी सोल स्ट्रेंथ राइज हुई है उसे अच्छे से यूज करने के लिए तुम्हें एक सोल टेक्निक चाहिए। ये स्क्रोल तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। जियान बड़ी सी स्माइल के साथ बोलता है और फाइनली सोल ईटर लॉर्ड को समझ में आ जाता है कि अब बातों को टाल मटोल नहीं किया जा सकता। वो स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलते हैं चलो क्यों ना ऐसा किया जाए, तुम उस सोल फाइटिंग स्किल को ले लो और इस ब्लड रिवर बेल को मैं लेता हूँ। ये सुन के जियान अपनी बॉय उठा लेता है। वो बोलता है सीनियर, आप मेरी बॉडी में बिना परमिशन के रह रहे हो, क्या आप उसका किराया भी नहीं देना चाहते? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे आपको कुछ भी देना चाहिए, क्यों नहीं दोनों चीजों को मैं ही ले लूं। इस लड़के की बात को सुन के सोल ईटर लॉर्ड कई बार खांसते हैं। वो बोलते हैं कि इंसान को इतना लालची भी नहीं होना चाहिए, और टॉरस ब्लड रिवर बेल के अंदर एक अलग ही स्तर की ब्लड एनर्जी मौजूद है। अगर तुम इसे फोर्सफुली रिफाइन करने की कोशिश करते हो तो तुम्हें गहरी चोटें आ सकती हैं। जियान कहते हैं ओ सीनियर, क्या मैं आपको 6 महीने का बच्चा लग रहा हूँ? अपने पावरफुल सोल परसेप्शन से जियान पता लगा पा रहा था कि इस चीज को रिफाइन करने में सच में परेशानी आएगी, लेकिन वो दूसरी पार्टी को अपना फायदा क्यों उठाने देता। इस लड़के के सामने सोल ईटर लॉर्ड भी हेल्पलेस होते हैं। वो साय करके बोलते हैं ठीक है बताओ
क्या चाहिए तुम्हें। जियान बोलता है सिंपल, आप 3 साल के लिए मेरे गार्डियन बनो, बदले में मैं आपको ये ब्लड रिवर बेल दे दूंगा। सो लीडर लॉर्ड इस ऑफर का तुरंत विरोध करते हैं। वो हम्प करके बोलते हैं, लड़के क्या तू मुझे फ्री बॉडीगार्ड समझ रहा है? मैं घोस्ट रियल्म का ग्रेट सोलिटर लॉर्ड हूँ। आसमान तक पहुंच चुके सोलिटर लॉर्ड को जियान जमीन पर लाते हुए बोलता है, सीनियर क्या आप जानते नहीं हो कि अभी आप बस एक सोल बॉडी हो, और तो और अगर मेरी वजह से आपको अगर इतने सारे इविल रेस के एक्सपर्ट्स की एनर्जी ऑब्जर्व करने को नहीं मिली होती तो मुझे लगता है आप अभी सो रहे होते। भाई बात बिल्कुल सच होती है और सोलिटर लॉर्ड शांत हो जाते हैं। एक लंबा सा पॉज लेने के बाद वो कहते हैं, ठीक है, अगर तुम भविष्य में किसी परेशानी में आते हो तो मैं एक बार तुम्हारी जरूर हेल्प करूंगा, लेकिन मैं इसे ज्यादा ऑफर नहीं कर सकता हूँ। जियान भी कुछ सोच के एग्री कर लेता है और इस तरीके से हुई थी इन दोनों के बीच की डील। ओरिजिनली जियान सोच रहा था कि वो सोलिटर लॉर्ड से कोई पावरफुल टेक्निक हासिल कर लेगा, लेकिन ओल्ड मैन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जियान ने सोचा नहीं था। जियान को सोलिटर लॉर्ड चेतावनी देते हुए बोलते हैं, लड़के तो ये भी अच्छी प्लानिंग करनी आती है हम, लेकिन याद रखना तुम इंसानों की आंखों में मैं एक बहुत बड़ा विलेन हूँ। अगर किसी युद्ध के दौरान मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करता हूँ तो हो सकता है कि तुम्हें इंसानों का दुश्मन करार दिया जाए। जियान एक इंडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, कोई परेशानी नहीं, वैसे भी इस दुनिया में दोगले इंसानों की कमी नहीं है। अगर मुझे लगता है कि इस दुनिया में मेरे रुकने की जगह नहीं है तो मैं आपके साथ घोस्ट वर्ल्ड निकल लूंगा। ये कहकर सोलिटर लॉर्ड और जियान दोनों हंसने लगते हैं। सोलिटर लॉर्ड कहते, हाँ लड़के, तेरे पास सच में गट्स है, चलो क्योंकि अब हमने सेटल कर लिया अब इन ट्रेजर्स को ऑब्टेन किया जाए। ब्लड रिवर वेल तुम्हें हासिल करने के लिए तब मैंने कितने एफर्ट्स लगाए थे, चलो फाइनली तुम मेरे हाथ में आने वाली हो। ये बोलते ही सोल डिवाउरिंग टेलिस्मैन में से एक डार्क एनर्जी बाहर आती है। ये सिनिस्टर घोस्टली ऑरा जाता है उस बेल की तरफ और जियान स्क्रोल की तरफ ध्यान लगाता है और एंटिसिपेशन से भरी आवाज में कहता है, एक पावरफुल सोल फाइटिंग स्किल, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या खास है। ये कह के उसने अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया था। तो क्या आगे हम कुछ चैप्टर शॉर्ट में करने वाले हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि जियान को सोल फाइटिंग स्किल आसानी से नहीं मिली थी, लेकिन वो पार्ट इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। चलो लौटते हैं स्टोरी में वापस। जब जियान एक्चुअली में स्क्रोल के पास जाने की कोशिश करता है हम उसके सामने एक अजीब सी फोर्स को इकट्ठा होते हुए देखते हैं। फिर एक लो मफल्ड बूम के साउंड के साथ ही फोर्स जियान से टकरा जाती है और पानी में घूमते हुए पीछे चला जाता है। हालांकि जियान ने सोचा था कि कुछ रेजिस्टेंस दिखाएगी, लेकिन ऐसे वॉलेंट रिएक्शन को उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्चुअली जियान की होली फ्लेम पहले ही से शील्ड कर रही थी, लेकिन उस रिपल से फोर्स ने तब भी उसे पीछे फेंक दिया था। जियान की हालत को देखे सोलिटर लॉर्ड उसके हालचाल पूछते हैं। जियान कहता है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये रिवर बेड बहुत अजीब सा लग रहा है। बेसिकली रिवर बेड नदी का वो बीच का हिस्सा होता है जहाँ से सबसे ज्यादा पानी का बहाव निकलता है। सोलिटर लॉर्ड कहते हैं, हाँ ये जगह सच में मिस्टीरियस है, मुझे भी इसकी पूरी सच्चाई मालूम नहीं है। आगे जियान अपनी हैवी जोन रूलर को यूज करता है, जिससे तालाब के नीचे के एरिया में धूल मिट्टी होती है वो पूरी तरीके से साफ हो जाती है, मतलब वो हट गई थी चारों तरफ और फाइनली एक शीशे जैसी सरफेस दिखाई देती है। जियान एक बार फिर से स्क्रोल की तरफ आगे बढ़ने लगा था, लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा फील हुआ था जैसे उसके चेहरे पे अजीब सा एक्सप्रेशन आ जाता है। वो कहता है, आखिर मुझे रिवर बेड इतना जेंटल क्यों लग रहा है। वो जहाँ खड़ा हुआ था वहाँ उसके पैरों से होकर एक जेंटल एनर्जी उसके शरीर में फैल रही होती है। वो कहता है, ये फीलिंग ऐसी है जैसे पावर मेरी लाइफ और डेथ की पावर को नरिश कर रही हो। मैं फील कर रहा हूँ कि मेरी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। उस ब्लड रिवर बेल को छोड़ के सोलिटर लॉर्ड जियान के साइड में आ जाते हैं। वो नीचे देख के बोलते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, और तो और मैं सेंस कर रहा हूँ कि जो घोस्टली एनर्जी का सप्रेशन अब तक तुम्हारे ऊपर काम कर रहा था वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है। जियान बोलता है, हो क्या रहा है ये। सोलिटर लॉर्ड रिप्लाई करते हैं, हालांकि मैं इसके बारे में साफ तौर पर नहीं जानता, लेकिन इसका लेन देना उससे है जो तुम्हारे पैरों के नीचे है। जियान ऑलरेडी जानता था कि वो सोल फाइटिंग स्किल और ब्लड रिवर बेल दोनों ही बेशकीमती खजाने हैं, लेकिन लगता है वो जिस रिवर बेड पे खड़ा हुआ है वो भी एक वैल्यूएबल ट्रेजर होगा। इसका पूरा रेडियस करीब 5 मीटर और पूरा आकार 10 मीटर का होगा। इस पूरे काले रंग के रिवर बेड में से जियान को एक हल्का सा हरे रंग का ग्लो भी दिखता है। वो कहता है, इंटरेस्टिंग। वो सोल फाइटिंग स्किल को हासिल करने के बाद मैं इस रिवर बेड को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करूंगा। जियान कहता है, सीनियर चलो हम काम पे लगते हैं। वैसे उस ब्लड रिवर बेल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इस सवाल के उत्तर देने में सोलिटर लॉर्ड थोड़ा हिचकिचाने लगते हैं। ये देख के जियान थोड़ा सस्पिशियस हो गया था। उसे लगता है सोलिटर लॉर्ड के शांत रहने का कारण उस कारण से जरूर जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो नहीं चाहते थे कि जियान इस बेल को हासिल करे। जियान पूछता है, सीनियर सच्चाई चाहे कैसी भी हो लेकिन उसकी वजह से मैं आपके बारे में अपनी धारणा नहीं बदलूंगा। फाइनली सोलिटर लॉर्ड साय करते हैं। वो कहते हैं, ब्लड रिवर बेल ये सच में डेंजरस पावर रखती है, लेकिन जब भी इसे एक्टिवेट किया जाता है इससे एक बड़ी मात्रा में ब्लड एनर्जी की जरूरत होती है। इन शब्दों ने जियान के एक्सप्रेशन चेंज कर दिए थे। वो कहते हैं, ब्लड एनर्जी इसका मतलब इंसानी खून। मैं तभी कहूँ कि घोस्ट रियल्म और इंसानों के बीच में इतनी दुश्मनी क्यों है। सोलिटर लॉर्ड बोलते हैं, हाँ ये आयरॉनिक है, तुम इंसान घोस्ट से नफरत करते हो, लेकिन जब तुम मरते हो तो तुम्हारी सोल्स या हेवन जाती हैं या हेल। वहीं पे जिनकी आपातकालीन मौत होती है वो हमारे घोस्ट रियल्म
के सबसे लो लेवल के मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। ये सब जानने के बाद भी जियान कोई खास रिएक्शन नहीं दिखाता। उसे लाइफ और डेथ की साइकिल के बारे में बहस करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। आगे सोल ईटर लॉर्ड ने कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था और फाइनली वो उस ब्लड रिवर बेल को ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसी पल जियान को फील हुआ था कि सोल ईटर लॉर्ड का ऑरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जब सोल ईटर लॉर्ड जियान को स्क्रॉल के ऊपर फोकस करते हुए देखते हैं, उसे चेतावनी देते हुए बोलते हैं, लड़के ये सच है कि एक ट्रू सोल फाइटिंग टेक्निक है, मेरे हिसाब से होली टीयर के पीक पे होगी। इस लेवल का अटैक तेरी बराबरी स्ट्रेंथ के एक्सपर्ट्स को एक ही बार में खत्म करने के लिए काफी है, लेकिन मैं तुझे पहले चेतावनी देता हूँ, हालांकि तेरी स्ट्रेंथ इमोर्टल रैंक से बस थोड़ी सी पीछे है, लेकिन इस टेक्निक को बनाने वाला बिना किसी शक के और भी ज्यादा ताकतवर होगा। इस वजह से अगर तू इसे कल्टिवेट करने में सफल हो जाता है तो ये तेरे लिए किलिंग वेपन बनेगी, लेकिन अगर तू ऐसा नहीं कर पाया तो तेरी सोल भी एक पल में डिस्ट्रॉय हो सकती है। यहाँ तक बोलने के बाद वो कुछ समय का पॉज लेते हैं। वो फिर कहते हैं, लड़के क्या तू अब भी इसे कल्टिवेट करना चाहता है? जियान की आंखें भी डिटर्मिनेशन से भरी होती है। वो कहता है, सीनियर आप चिंता मत करो, मैं जियान एक ऐसा इंसान नहीं हूँ जो समय आने पे मौत से डर जाए। मैं जानता हूँ कि कुछ पाने के लिए हमें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है, और हाँ मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ कि मैं इस चीज को काबू नहीं कर पाऊंगा। सोल ईटर लॉर्ड बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो चलो शुरू किया जाए, चिंता मत करो, मैं तुम्हें गार्ड करूंगा। हालांकि मेरी बहुत कमी स्ट्रेंथ रिकवर हो पाई है। अच्छी बात है कि अब मेरे पास बस सोल ईटर टैलिस्मैन ही नहीं बल्कि ब्लड रिवर बेल भी है, मैं इसे तेरी सोल को तो कम से कम बचा ही सकता हूँ। जैन हल्की आवाज में ना थैंक यू बोलता है, फिर अपनी आंखें बंद करके मनी मन में कहता है, सोल पावर बाहर आओ। इसी पर उसके माथे से होके सोल पावर का प्योर एसेंस फैलने लगा था। ये काफी जल्दी पूरे रिवर बेड को ढकने लगता है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की इंटेंसिटी को सेंस करके सोल ईटर लॉर्ड भी काफी सेटिस्फाइड फील कर रहे थे। अगर 9 स्टार 2D रियल्म के एक्सपर्ट्स की बात करी जाए तो इस पावर को मैच करने वाले बहुत कम लोग होंगे। जियान जानता था कि स्क्रोल के चारों तरफ एक मिस्टीरियस पावर फैली हुई है, पहले उसे उस मिस्टीरियस फोर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, वरना उसके सारे एफर्ट्स बेकार हो जाएंगे। जियान अपनी हैंड सीरीज को चेंज करके अपनी सोल पावर को उस स्क्रोल की तरफ भेजने लगता है। एक बार फिर से स्क्रोल के सामने पानी घूमने लगा था और इसमें से बाहर आती एक सक्शन फोर्स। ये किसी भयानक बीस्ट की तरह जियान की सारी सोल पावर निकल जाती है। ये देख के जियान बोलता है, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो लगता है मेरी पूरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ खाली हो जाने वाली है। बिना हेजिटेशन के वो चैनल करता है अपनी सोल पावर को, जिससे उसके सर के ऊपर एक छोटा सा पाइथन बन जाता है। वो पाइथन हिस हिस करके उस नीली सी रोशनी के ऊपर हमला कर देता है। दोनों के बीच में मफल्ड बूम आवाजों के साथ 3 बार कोलिजन्स हुए थे। हम धीरे धीरे सोल पाइथन को फीका होते हुए देखते हैं। अंत में जाके वो किसी टूटते हुए शीशे की तरह पानी मिल जाता है। जियान अपने सिर को हिला के बोलता है, भले ही मुझे सोल पावर मिल गई हो, लेकिन मेरा अभी इसके ऊपर नियंत्रण अच्छा नहीं है। ऑफ कोर्स अभी ये सोचने का समय नहीं था। हम एक बार फिर से सोल पावर पाइथन को बनते हुए देखते हैं। वो फिर से टकराता है उस घूम रही नीली रोशनी से और कुछ पलों के बाद ही फिर से टूट जाता है। ये प्रक्रिया बार बार चलती है। जियान की हर एक अटेम्प्ट के साथ नीले रंग की रोशनी भी ढलने लगी थी। और एक ऐसा टाइम आया था जब एक लाउड बैंग के साउंड के साथ हम उस एनर्जी को बिखरते हुए देखते हैं। अभी जियान की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं होती है। इतने सारे सोल पाइथन्स को बनाने की वजह से उसके शरीर के ऊपर भी काफी स्ट्रेन पड़ चुका था। वो हल्की सांस छोड़ते हुए बोलता है, अच्छी बात है, मैं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में पहले ही ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, वरना इतनी देर तक मैं टिक नहीं पाता। चलो अब आ गया था रिवॉर्ड्स को हासिल करने का समय। एक झटके में उसकी बॉडी आगे बढ़ती है। वो अपीयर होता है स्क्रोल के सामने। इस बार उसे रोकने वाली कोई चीज नहीं थी। जियान की उंगलियां स्क्रोल को छूती हैं, बट इसी मोमेंट में उस स्क्रोल में से एक और रिपल्सिव फोर्स बाहर निकलती है। पानी के अंदर बनती है बहुत सारी बुलबुलें। ये देख के जियान कहता है, तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। तुम्हें सुरक्षित रखने वाली उस ऊर्जा ने भी मेरे सामने घुटने टेक दिए। कुछ स्ट्रगल्स करने के बाद वो स्क्रोल पहले मूव करना बंद कर देता है। जियान एंटिसिपेशन के साथ अपनी सोल पावर को रिलीज करता है और वो स्क्रोल धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। सुनाई देती है बूम 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 की साउंड्स और इसके साथ फैलता है टेरिफाइंग ऑरा। लगता है ये ऑरा फोकस कर रहा था जियान के ऊपर, क्योंकि हम तुरंत ही उसके माथे की नसों को फूलते हुए देखते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो ऑरा जियान को पापड़ बनाने की कोशिश कर रहा होता है। जब उसकी नजरें थोड़ा ऊपर की तरफ देखती हैं, उसे एक ट्रांसलूसेंट फिगर दिखाई दिया था। इस फिगर को देख के जियान की आंखें एकदम श्रिंक हो गई होती हैं। हालांकि उसने 2 शायद एक्सपर्ट्स देखे होते हैं, लेकिन ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ उसने कभी सेंस नहीं करी होती। और सोल ईटर टैलिस्मैन के अंदर सोल ईटर लॉर्ड के एक्सप्रेशन भी सीरियस थे। वो जियान से कहते हैं, एक्सपर्ट जैसे ऑरे को अब रिलीज कर पा रहा है। वो बताता है कि अपनी पीक पे कम से कम 4 स्टार या उससे भी ऊपर का 2 इमोर्टल रहा होगा। लगता है उस फैंटम के पास कोई सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। वो था बस टेक्निक को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। वो बिना जियान को देखते हुए इस सोल टेक्निक को इंट्रोड्यूस करता है। वो बताता है, ये पीक होली टीयर की 2 सोल टेक्निक, जिसका नाम है यूमिंग टियन। ये टेक्निक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अपनी बुनियाद बना के एक भयानक हमले के रूप में इस्तेमाल करी जा सकती है। यार उसने और भी बकवास बोली थी, लेकिन उसकी आप सभी को जानने की जरूरत नहीं है। उसके कहने के साथ साथ तो स्क्रोल के ऊपर वो चमकीले शब्द भी अपीयर हो रहे होते हैं।
हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन देने के बाद उस फैंटम ने अपनी आंखें बंद करी होती है। अचानक जियान फील करता है एक ओवरवेलमिंग सोल स्ट्रेंथ को। वो अपने बैरियर को जस्ट मजबूत कर ही पाया था, तभी वो फैंटम अपने सामने एक साइलेंट लेकिन डेवास्टेटिंग फोर्स को रिलीज करता है। ये बूम 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 के साउंड के साथ सामने के पूरे पानी को झकझोर के रख देती है। एक पल पहले ब्लड रिवर पॉन्ड की गहराई में जो घोस्टली एनर्जी मौजूद थी, अब वो पूरी तरह से एनालिट हो चुकी होती है। इस वजह से उस नीले काले रंग की जगह फिर से वो क्रिम्सन कलर लौट आया होता है। सरप्राइजिंग बात यह होती है कि इस फोर्स ने जियान को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाया होता, बल्कि वो एंटर कर जाता है ऐसी कॉम्प्रिहेंशन स्टेट में जो उसे इस टेक्निक को सीखने का मौका देता है। जब ब्लड रिवर पॉन्ड की गहराइयों में से अचानक से वो घोस्टली और गायब हो जाता है, येंची, शाओई और म्यूइंग जो कि ऊपर ट्रेन कर रहे थे, वो भी इसे आसानी से नोटिस कर लेते हैं। येंची बोलते हैं क्या हुआ? लिटरली की वॉइस दिखड़ी होती है। वो कहता है ये मूवमेंट्स नीचे से आई हैं। क्या ये बिग ब्रदर की वजह से है? तब म्यूइंग भी अपनी ट्रेनिंग से बाहर आ चुके थे। वो भी देखती है उस डिस्टरबेंस के स्रोत की तरफ, जो ऑफ कोर्स जियान था, लेकिन पूल के बॉटम में होने की वजह से किसी को जियान दिखाई नहीं देता। येंची कहते हैं चलो हम पहले ऊपर चलते हैं, अगर वो कुछ समय में बाहर नहीं आता है तो हम अंदर जाएंगे। ये कह के तीनों फिगर ब्लड पूल से बाहर आए थे। हालांकि म्यूइंग को जियान की काफी ज्यादा चिंता होती है, लेकिन वो तब भी येंची से पूछती है ब्रदर आपके इंजरीज कैसी हैं? येंची स्माइल के साथ बोलते हैं मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सारी घोंसले और के डिसअपीयर होने से पहले जो टेरिफाइंग सोल फ्लक्चुएशन आई होती है, उससे शाओई को भी डेंजर फील हो गया था। वो पूछता है एग्जैक्टली नीचे हो क्या रहा है? येंची को सोच के बोलते हैं वो फ्लक्चुएशंस इस ब्लड रिवर पॉन्ड की सबसे गहरी जगह से आई थी, और मुझे लगता है जियान का कारनामा है। इस तालाब की सबसे गहरी जगह में कुछ ऐसे ट्रेजर्स मौजूद हैं जिन्हें हासिल करने के लिए मैंने भी नीचे जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चीज मेरा बहुत विरोध कर रही थी, वरना वो सारे फायदे जियान को कैसे मिलते। हाँ, ये लड़का सच में लकी है। पूरी बात को समझ के लिटरली बोलता है तो हम चलो इंतजार करते हैं। येंची एग्री करके बोलते हैं जियान के बाहर आने के बाद हम हेवनली पैलेस के साथ और डिसाइपल्स को ढूंढने के लिए निकलेंगे। वैसे भी होली फ्लेम का वो डोमेन खुल रहा होगा। शाओई बोलता है होली फ्लेम की जगह। वहीं पे म्यूइंग को ना इंटरेस्ट होता है हेवनली पैलेस के डिसाइपल्स में और ना ही होली फ्लेम में। उसे बस जियान की चिंता हो रही होती है। ये तीनों नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन इसे थोड़ी सी दूरी पे दो फिगर छिपे हुए थे। उन दोनों में से एक बोलता है बिग ब्रदर क्या वो बर्निंग इंसेंस पवेलियन के मेंबर्स नहीं है? ये सुन के वो सीनियर ब्रदर अपनी भौं उठा के बोलता है बर्निंग इंसेंस पवेलियन। अब इसके कपड़े एकदम बेकारियों की तरह लग रहे होते हैं, लेकिन जो ब्लडी ऑरा उसकी बॉडी से रेडिएट हो रहा था वो लोगों को दूर रखने के लिए काफी था। पहले वाला बंदा बोलता है बिग ब्रदर क्या आप उस ब्यूटी को देख पा रहे हो? वो फैंक्शन पवेलियन के म्यूइंग है। ये दोनों मेंबर्स होते हैं 10,000 पॉइजन सैक के, जिसे हम मिरर्ड पॉइजन सैक के नाम से भी जानते हैं। वो सीनियर ब्रदर अपनी होठों को चाटते हुए बोलता है तो ये तीनों बर्निंग एसेंस पवेलियन से है। हाँ, लगता है ऊपर वाला भी हमारे मिरर्ड पॉइजन सैक की हेल्प कर रहा है। जैसे यहाँ पे सीनियर ब्रदर कहा जाता है, उसका नाम होता है डूमो। इसने पिछले सैक कॉम्पिटिशन में ही पार्टिसिपेट किया था। वहीं पे दूसरा वाला बंदा होता है वांग शे। डूमो की स्ट्रेंथ पहुंच चुकी होती है 7 स्टार दूधी के बिल्कुल पीक पे। वो 8 स्टार दूधी में कभी भी एंटर कर सकता था, और उसकी पॉइजन की ऊपर मास्टरी ये बिल्कुल परफेक्शन लेवल की होती है। वांग शे बोलते हैं सीनियर ब्रदर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी को गार्ड कर रहे हो? इस बात को सुनकर डूमो भी भौं से कोड़ लेता है। वो कहते हैं अजीब बात है, और इस एरिया में घोंसली एनर्जी भी कम है, क्योंकि अभी येंची और शाओई दोनों ने अपने औरों को सरप्राइज कर रखा था। डूमो उनकी तरफ देख के बोलता है मैंने अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है उस लड़की को गार्ड करने वाले उन दोनों की स्ट्रेंथ कम से कम लेट से 7 स्टार 2 एम्पर लेवल की है। वांग शे सुन के नोट करता है, और ये दोनों लोग म्यूइंग के धीरे धीरे करीब जाने लगते हैं। लगता है येंची अब भी सेंस नहीं कर पाए थे। इसी पर तालाब के नीचे का सीन दिखाया जाता है। जियान जो कि अभी तक वो सोल टेक्निक को सीख रहा था, अचानक से हम उसकी आंखें खुलते हुए देखते हैं। अपने मुंह से हु हु की आवाज के साथ सांस छोड़ते हुए वो एक बड़ी सी स्माइल को दिखाता है। सोल ईटर लॉर्ड पूछते हैं कैसा रहा? जियान कहता है हाँ, उस फैंटम ने जो सोल अटैक का इस्तेमाल किया था, मैं उसमें से सोल फाइटिंग टेक्निक के एसेंस की झलक देख चुका हूँ, और मुझे मानना पड़ेगा कि मेरा हुआंग डिवाइन एंगर ये से कई लेवल नीचे है। सोल ईटर लॉर्ड हंस के बोलते हैं हाँ बिल्कुल, हालांकि तुम्हारा हुआंग डिवाइन एंगर तब तक तुम्हारा साथ दे रहा था, लेकिन आगे दुश्मन और भी ताकतवर होने वाले हैं। उनके खिलाफ तुम्हें ऐसी पावरफुल टेक्निक्स चाहिए होंगी। ये पीक होली रैंक की स्किल तुम्हारा लंबा साथ देने वाली है। जियान को सोचते हुए बोलता है मेरी अभी की स्टैंड के साथ मैं इस टेक्निक को बस एक ही बार इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि सोल फाइटिंग स्किल एक ही बार में मेरी 80% सोल स्टैंड को कंज्यूम कर लेगी। ऑफ कोर्स इसके रिजल्ट भी उतने ही अच्छे हैं। मैं इसका इस्तेमाल करके एक पीक 7 स्टार दूधी को तुरंत एनालिट कर सकता हूँ। और जहाँ तक बात रही और भी पावरफुल एक्सपर्ट्स की, इतना बोल के बस जियान शांत हो जाता है। हालांकि उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। सोल ईटर लॉर्ड कहते हैं क्योंकि तुम्हारा यहाँ काम खत्म हो गया, चलो अब जाने का समय आ गया। तुम्हारे तीनों साथी पहले ऊपर जा चुके हैं, और जो मैं सेंस कर पा रहा हूँ उसके हिसाब से लगता है वो किसी मुसीबत में फंस गए हैं। ये सुन के जियान के चेहरे पे हल्की स्माइल आ गई थी। वो ऊपर शूट होने से पहले अपनी हथेली को झटका देता है। उसके पैरों के नीचे जो कांच जैसी सरफेस थी
जैसे हम जानते हैं रिवर वेड के नाम से, वो उसकी स्टोरेरिंग में चली जाती है। तब तक शाओई यांची म्यूइंग को जियान का इंतजार करते करते 10 मिनट हो चुके होते हैं। म्यूइंग कहती है अब भी वापस क्यों नहीं आया, क्या नीचे कुछ गलत हो चुका है। लिटरली उसे दिलासा देता है चिंता मत करो, बिग ब्रदर के साथ जो मेरा कनेक्शन है मैं उसे सेंस कर पा रहा हूँ कि वो बिल्कुल सही कंडीशन में, और तो और मुझे लगता है उन्हें नीचे कुछ कीमती मिल चुका है जिससे उनका ऑरा धीरे धीरे और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये शब्द लिटरली के मुंह से बाहर ही आए थे। तभी शेडोस में से निकलते हैं दो फिगर्स। इनके ऊपर सबसे पहले नजर म्यूइंग की जाती है। वो पूछती है कौन हो तुम लोग। फिर जब उसकी नजरें गई थी उनके फटे हुए कपड़ों के ऊपर, वो बोलती है मिरर्ड पॉइजन सैक। वांगशे जिसकी गंदी नजरें म्यूइंग के ऊपर होती है, वो एक बोल्ड स्माइल के साथ बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि लिटिल ब्यूटी तुम मुझे याद रखोगी, ये मेरे लिए सच में ऑनर की बात है। शाओई पूछता है क्या चाहिए तुम लोगों को। उसके एक्सप्रेशन अब डार्क होने लगे होते हैं। इस बार जवाब देने वाला डूमो था। वो अपनी दोनों हाथों को मोड़ के बोलता है हमें क्या चाहिए। वेल हम यहाँ से निकल रहे थे। ये सुन के लिटली की आंखें और कोल्ड हो जाती हैं। वो कहता है निकल रहे थे, हाँ चलो मैं तुम दोनों के लिए एक चीज साफ कर देता हूँ, तुम्हें इस जगह पे और नहीं रुकना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर तुम्हें मौत का भय नहीं है तो तुम बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। ये बोलती लिटली की पीक 7 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ इरप्ट होती है। इस सॉरी को जब डिमो सेंस करता है वो कहता है ओह पीक 7 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ, इंटरेस्टिंग। वो फिर वांगशे से बोलता है इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, उम्मीद करता हूँ बाकी के दो को तुम संभाल लोगे, क्योंकि जिस तरीके से इस जगह को गार्ड कर रहे हैं लगता है इनके हाथ में जरूर कुछ कीमती लग चुका है। और डूमो ने अपने 2 कदम आगे बढ़ाए थे और वो शाओई को अपना अपोनेंट चुनता है। उसके एक हाथ में लाइफ फोर्स अपीयर हुई थी, दूसरे पे पॉइजनस गैस, और फिर वो दोनों को मर्ज करने लगा था। शाओई उसे रोकता नहीं है। वो कहता है ओह पॉइजनस ची और लाइफ फोर्स का मर्जर। म्यूई येंची के सामने आके बोलती है ब्रदर मैं इन्हें संभालती हूँ, आप थोड़ा मेरे पीछे रहो। ये सुन के येंची अपनी भौं से कोड़ने वाले थे, बट वो तो म्यूइंग के ऑरे को सेंस करते हैं। उनके चेहरे पे तुरंत ही सरप्राइज फ्लैश हुआ था, क्योंकि म्यूइंग 7 स्टार दूधी के मिडिल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर चुके थे। वो कहते हैं यिंग तुम्हारा ऑरा। म्यूइंग बोलती है जियान के गिफ्ट की वजह से। येंची नोड करके बोलते हैं तुम्हें केयरफुल रहना होगा, इन लोगों की पॉइजनस चीज नुकसानदेह हो सकती है। दूसरे जब वो वांगशे का सीनियर ब्रदर येंची को अपनी नजरों को ले जाता है, उसे न जाने क्यों एक चिल फील होती है। वो मनी मन में कहता है ये व्यक्ति मैंने आखिर से पहले क्यों नहीं देखा, और इसके पास 7 स्टार दूधी पीक की स्ट्रेंथ होने के बाद भी इसके बारे में कोई खबर क्यों नहीं फैली। जब वो ये पहेली अपने दिमाग में बुझा रहा था उसके कान में शाओई की आवाज आती है। लिटरली कहता है शुरुआत में ऐसे ध्यान भटकना, लगता है तुम मुझे सीरियस नहीं ले रहे हो। फिर वो जूझ के आवाज के साथ सामने शूट हो गया था। डोमो तुरंत ही रियलिटी में वापस लौटता है, अपने एक हाथ को रखता है वो पॉइजनस चीज है और इसे वो लिटरली की तरफ बढ़ा देता है। ये बैम के साउंड के साथ एक दूसरे से टकरा गए थे, लेकिन इस फाइट में पीछे हटने वाला लिटरली नहीं बल्कि डीमो था। लिटरली को इस बैटल में काफी मजा आता है। वो कहता है एक बार और। डीमो भी आगे बढ़ के बोलता है मैं भी यही चाहता हूँ। ऑफ कोर्स अगर बंदे को पता होता कि लिटरली ने अपनी कितनी स्ट्रेंथ सप्रेस कर रही है तो उसके ये कहने की हिम्मत नहीं होती। डीमो चुपचाप से लिटरली के शरीर में अपनी थोड़ी थोड़ी वेनमस ची भेजता है। उसका प्लान था कि जब वो वेनमस ची एक हद तक शाओई की बॉडी में इकट्ठी हो जाएगी वो उसे विस्फोट कर देगा। दूसरी तरफ शाओई को ये सब प्लान मालूम होता है। जिस पर वो वेनमस ची उसकी बॉडी में जाती थी फ्लेम्स से जला के राख कर दिया करती थी। यहाँ बूमिंग साउंड्स गूंजने शुरू होते हैं। दूसरी तरफ वांगशे सामना करता है म्यूइंग का। वो कहता है लिटिल ब्यूटी हमें मिले थोड़ा समय हो चुका है, अनएक्सपेक्टेडली तुम तब से काफी ग्रो कर चुकी हो। म्यूइंग कोल्ड स्नोट यानी कि हम्प के साथ सीधा के फ्लेम को शूट कर देती है। जब जवाब में वांगशे पॉइजन का इस्तेमाल करता है हम हवा में कई सिजलिंग साउंड्स को सुन सकते हैं। जमीन पे गिरने से पहले वो पॉइजनस माइज्मा पूरी तरीके से भाप बन जाया करता था। वांगशे बोलता है लिटिल ब्यूटी मैं सोचा नहीं था कि तुम इतनी निर्दयी होगी। म्यूइंग को बकवास करने की आदत नहीं थी। वो फ्लेम को वापस अब्सॉर्ब करके अपनी फ्रॉस्ट स्नो को बाहर निकालती है। फिर स्विश 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 की आवाजों के साथ हवा को चीरते हुए सोड अटैक्स आगे बढ़ते हैं। इन अटैक्स को देख के वांगशे के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। वो कहता है क्या टेरिफाइंग अटैक है। ये सोड पावर ऑलमोस्ट 10,000 सोड सैक के लेवल की पहुंच चुकी है। मतलब उनकी टेक्निक्स की वो हवा में अपने पैर को रख के तुरंत ही लेफ्ट में शूट हो जाता है। हालांकि ऐसा करके बाकी के अटैक्स डॉज हो गए थे, लेकिन सोड ची ने उसकी कलाई को तब भी घायल कर दिया था। ये देख के म्यूइंग कहती है कहाँ भाग रहे हो। वो फिर से फ्रॉस्टनो को लेके आगे चपट्टा मारती है। इसी पर वांगशे के चेहरे से उस डर को पूरी तरह से गायब होते हुए देखते हैं। उसे रिप्लेस कर लेता है एक सिनिस्टर एक्सप्रेशन। ऐसे बदलाव को म्यूइंग ने तुरंत महसूस कर लिया था। फाइनली वांगशे अपने दोनों हाथ को साथ मिलाता है और जब अगली बार उसने अपने दोनों हाथों को खोला था उसके हाथ में एक छोटा सा फूल दिखाई दिया था। लेकिन इससे पहले म्यूइंग रुक पाती वो बिल्कुल छोटा सा पौधा अलग झपकते एक बहुत बड़े क्रीचर में बदल जाता है। ये था 7 कलियों वाला फ्लावर क्रीचर जो कई पैनी पैनी ची ची की आवाजों के साथ म्यूइंग को निगलने के लिए आगे बढ़ जाता है। वांगशे बोलता है डाई, लेकिन उसके चेहरे पे पागलपन भरा एक्सप्रेशन आया ही था। अभी यहाँ एक काम आवाज गूंजती है। आवाज हंस के बोलती हा तो मिरर्ड पॉइजन सैक के लोग ऐसी घटिया टेक्निक्स का इस्तेमाल करने में इतने माहिर हैं। इसी क्रिटिकल मोमेंट में म्यूइंग
बिल्डिंग के चारों तरफ का स्पेस हल्का रिपल हुआ था। वॉइड में से बाहर आती एक कलाई जो म्यूइंग को अपने अंदर खींच लेती है। उसी पल दूसरे वॉइड में से निकलाता एक पीले रंग का हाथ जिसका आकार करीब 50 मीटर का होगा। वो क्रंच के साउंड के साथ उस 7 कलियों वाले डेविल प्लांट का कचूमर बना देता है। फिर चिर 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 की आवाजों के साथ फ्लेम उस डेविल प्लांट को जला के राख करने लगी थी। इसकी बैकलैश पहुंचती है वांगशे को। वो पफ के साउंड के साथ खून उगलता है, साथ में उसके चेहरे के रंग उड़ गए थे। बस इस बार उसके लिए अफसोस की बात यह होती है कि उसे भागने का मौका नहीं मिलने वाला था। वो 2-4 लीटर खून फेंक के अपने आप को स्टेबलाइज कर ही रहा था, तभी उसके कानों में जाती है हवा के फटने की आवाज। उसकी आंखों में एक फ्लेमिंग रूलर बड़ी होती है। वो चिल्ला के बोलता है नो। अफसोस की बात यह होती है कि रूलर सीधी उसकी खोपड़ी में टकराती है, जिससे हम उसकी खोपड़ी को ब्लड मिस्ट में बदलते हुए देखते हैं। इसके टुकड़े भी नहीं मिलते। ऑफ कोर्स वांगशे को मारना इतना आसान नहीं था अगर उसके 7 फेस डेविल प्लांट को पहले ही क्रश नहीं किया जाता। उस क्रीचर के डिस्ट्रॉय होने से वांगशे को बहुत भयंकर बैकलैश पहुंची थी और आगे जो हुआ वो हमारे सामने होता है। लिटरली से फाइट करते करते उस ड्यूमन ने इस पूरे नजारे को देखा था। वांगशे की खोपड़ी को हवा बनते हुए देख उसका चेहरा एकदम पेल हो जाता है। वो खुद से बोलता है नॉट गुड। सबकॉन्शियसली उसके पैर पीछे हुए थे, लेकिन तभी सुनाई देती है शाओई की आवाज। लिटरली कहता है क्या हुआ, अब भागने का मन है? लेकिन ये ठीक भी है, मुझे भी अभी गेम अच्छा नहीं लग रहा। इसी के साथ उसके चारों तरफ का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था और उसका ऑरा एक लेवल ऊपर चला जाता है। इसी स्ट्रेंथ को सेंस करके उस डूमो का दिमाग जलना गया था। वो कहता है ये 8 एम्पर लेवल की स्ट्रेंथ है। जियान लिटरली से बोलता है शाओई इसे जल्दी खत्म करो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। ये सुन के लिटरली इस बैटल में पहली बार अपने हाथ में लाइफ ऑरे के साथ साथ डेथ ऑरे का भी यूज करने लगा था। ये डेथ ऑरा डूमो की सारी हिम्मत तोड़ देता है। वो पीछे घसटते हुए बोलता है रुको रुको, तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरे पास तुम्हारी हेवली पैलेस के साथ डिसाइपल्स की खबर है। इस बंदी की बात को सुन के जियान अपने हाथ को उठाता है। हम तो लिटरली भी गया था, चलो हम भी यहीं पे थम जाते हैं। वैसे इस ड्यूमो ने लास्ट में जो बोला मुझे लगता है आप उस इशारे को समझ चुके होंगे। लगता है हेवली पैलेस के साथ लोग मुसीबत में फंस गए और बस नेक्स्ट एपिसोड में जियान उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। वैसे कई लोगों का कहना है कि जियान अभी फायर लोटस का इस्तेमाल क्यों नहीं करता। उसका एक कारण ये है कि अभी उसके पास है बस एक होली फ्लेम, जैसे हेवली फ्लेम से मर्ज नहीं किया जा सकता है और दूधी कॉन्टिनेंट में आने के बाद हेवली फ्लेम्स की पावर पहले की तरह ऑलमाइटी नहीं रह गई है। लेकिन तभी हमें नेक्स्ट पार्ट में फायर लोटस की पावर देखने को मिलेगी। हालांकि अगला एपिसोड लाइट तो नहीं होने वाला है, लेकिन उसके बाद जो इंटेंस सिचुएशन क्रिएट होगी उसकी वजह से हम नेक्स्ट एपिसोड को लाइट बोल सकते हैं। हालांकि इस ब्लड रिवर के अंदर जियान को होली फ्लेम की तलाश है, लेकिन इस बार स्टोरी में काफी ज्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि जियान होली फ्लेम को हासिल कर पाएगा? अपनी गैस को लिखो कमेंट्स में। मैं जानना चाहूंगा कि तुम लोगों का ओपिनियन क्या है। और हाँ, प्लीज चीटिंग मत करना। जिनसे अगले एपिसोड का वेट नहीं हो रहा है वो ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप को और एंजॉय कर सकते हैं आगे आने वाले एपिसोड्स को एक दिन पहले। ऑफ कोर्स अगर आप 2 या 3 एपिसोड आगे रहना चाहते हो तो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्परर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हो। ज्वाइन का बटन चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पे फिनिश। हमारा मिलना होगा नेक्स्ट एपिसोड में।